हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 22 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। न्यूज़ सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। आज के जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारे इंटरेस्टिंग तो है ही हैं और इस तरीके से बहुत ही इजी हैं कि आप एक ही बार पढ़ के आपको हमेशा के लिए वो याद हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। आज के न्यूज़ बिल्कुल सीधी सीधी हैं। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल आपसे ये था कि बगदाद जो कि इराक की कैपिटल है, ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ये टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है। इसी को टाइग्रिस भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग टिग्रिस भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया है टिग्रिस, कुछ लोगों के आंसर गलत हो गए हैं। अब इंटरेस्टिंग ये है कि ये चारों नदियों के नाम हैं और इन चारों से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो स्वान नदी है, इसके किनारे पर कौन सा शहर बसता है? तो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही प्रख्यात शहर है जिसको बोलते हैं पर्थ। पर्थ में अभी टेस्ट मैच भी खेला गया था। तो पर्थ स्थित है स्वान नदी के किनारे पर। और ये जो तिबर नदी है, इटली की कैपिटल रोम है ना, रोम तिबर नदी के किनारे पर ही स्थित है। और सीन नदी बहुत ज्यादा फेमस है। ये फ्रांस में पेरिस में जो नदी बहती है वही है सीन नदी। मतलब पेरिस के बारे में आपसे पूछ देता है कि पेरिस कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा सीन रिवर के किनारे पर स्थित है। इसी तरीके से पूछ देता है न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो इस नदी को बोलते हैं हडसन रिवर। क्या बोलते हैं? हडसन। कभी कभी आपसे पूछ देता है लंदन कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा? थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। एक और बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि लंदन की गंगा कौन सी नदी को बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा? थेम्स रिवर को बोलते हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। ये कौन है जिनको इंग्लिश कैटेगरी में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, ये भारतीय मूल की राइटर हैं और नागालैंड से ये बिलोंग करती हैं। इनका नाम है ईस्टराइन कीर। क्या नाम है? ईस्टराइन कीर। और इनकी किताब को सराहना मिली है और जिसकी वजह से साहित्य अकेडमी 2024 से सम्मानित करी जाएंगी इंग्लिश कैटेगरी में। इस बार के जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है, ये 21 भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए हैं। इसमें से सारी जो लिस्ट है वो मैंने पीडीएफ में आपको दे दी है, तो आप टेलीग्राम से उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हिंदी के लिए अगर बात करी जाए, तो हिंदी कैटेगरी में इस बार गगन गिल को सम्मानित किया जाएगा। किसको? गगन गिल। ये भी ऑथर है। इसके अलावा संस्कृत के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो संस्कृत भाषा में इस बार दीपक कुमार शर्मा को सम्मानित किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उस स्टेट की लैंग्वेज के लिए आप जरूर ध्यान रखें। इसीलिए पीडीएफ में है, आप वहां से पूरी लिस्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा। तमिल हो गया, मलयालम और मैथिली भाषा में, कश्मीरी भाषा में कन्नड़ हो गई, आसाम वाले बोडो भाषा के बारे में ध्यान रखें। ठीक है, आसामीज भाषा में अलग से दिया गया है। संथली भाषा हो गई, सिंधी हो गई, तेलुगु हो गई, इन सभी भाषाओं में है। सबकी लिस्ट पीडीएफ में है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार के बारे में भी पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1954 में करी गई थी। इसके साथ कितनी धनराशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपए की धनराशि इसके साथ दी जाती है कैश के रूप में। साथ में एक ट्रॉफी दी जाती है और शॉल दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार दिए जाएंगे, ये आने वाले मार्च के महीने में दिए जाएंगे, मतलब मार्च 2025 में इनका वितरण किया जाएगा। ये कौन है जिनको हिंदुस्तान कूपर लिमिटेड के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं संजीव कुमार सिंह। अब से नए चेयरपर्सन हिंदुस्तान कूपर लिमिटेड के यही होंगे। अभी तक ये हिंदुस्तान कूपर लिमिटेड में डायरेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत थे। और जो इनका कार्यकाल है, ये 30 जून 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अब ये जाकर रिटायर होंगे। हिंदुस्तान कूपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में करी गई थी, 1967। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। 2025 में खो खो वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है। तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो सलमान खान इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और इनकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए पूरे भारत भर में खो खो वर्ल्ड कप को ये प्रमोट करने का काम करेंगे। इवन इतना ही नहीं, दुनिया भर में खो खो वर्ल्ड कप इस बार प्रमोट होगा। पूरे दुनिया भर से इस बार 24 देश इसमें हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। 21 टीमें मेंस की होंगी और 20 टीमें विमेंस की होंगी। इस बार का जो खो खो वर्ल्ड कप है, इसकी शुरुआत 13 जनवरी से होगी और ये 19 जनवरी तक खेले जाएंगे। कहां पर? तो इसका वेन्यू होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसको खेला जाएगा। और एक और ब्रांड एम्बेसडर आप ध्यान रखें, अभी कुछ टाइम पहले ही एम एस धोनी को
यूरो ग्रिप टायर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। यूरो ग्रिप टायर। आप ये मत समझिएगा कि ये कोई फॉरेन कंपनी है, नहीं। ये भारतीय कंपनी है, जो टीवीएस, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई है, टीवीएस की ही सब्सिडरी है ये टायर। और टीवीएस के ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर पहले से ही एम एस धोनी थे। अब इसकी सब्सिडरी के भी ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी ही होंगे। ये कौन सा देश है जिसके साथ भारत सरकार ने युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम को स्थापित करने के लिए एक पैक्ट साइन किया है? तो ये देश है फ्रांस। फ्रांस का जो म्यूजियम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनके साथ भारत सरकार ने एक पैक्ट साइन किया है। भारत सरकार ये चाहती है कि नई दिल्ली में आने वाले समय में, नई दिल्ली के अंदर जो नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक है, वहां पर 1,55,000 स्क्वायर मीटर में एक म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें भारत के कल्चरल हेरिटेजेस के बारे में दर्शाया जाएगा चीजों को। इस म्यूजियम को बनाने के लिए फ्रांस का जो म्यूजियम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो भारत सरकार की मदद करेगा। मतलब अल्टीमेटली ये जो म्यूजियम है, इसका स्ट्रक्चर और डिजाइन, ये सब फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट अथॉरिटी ही बनाकर तैयार करेगा। और आने वाले समय में पर्यटन को ऑब्वियस सी बात है बढ़ावा देगा। फ्रांस में इस टाइम पर राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। और अभी करीब 20 से 25 दिन पहले ही फ्रांस के नए प्रधानमंत्री भी अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है फ्रैंकोइस बेरो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फ्रैंकोइस बेरो। ये पिछले एक साल में चौथी बार है जब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। इटली की कैपिटल है रोम। और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। क्या आप जानते हैं जर्मनी के चांसलर इस टाइम पे कौन है? इनका नाम है ओलाफ स्कूल्स। क्या नाम है? ओलाफ स्कूल्स। ये कौन सा दिन है जिस दिन को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में डिक्लेयर किया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में डिक्लेयर किया है। ये पहली बार था जब इस बार 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे के रूप में मनाया गया। अब से हर वर्ष आने वाले समय में 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे या फिर ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2024 की इसकी थीम रही मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी। आज की डेट में पूरे दुनिया तक मेडिटेशन और योगा को भारत के द्वारा पहुंचाया गया है। भारत दुनिया में वर्ल्ड लीडर बन के उभरा है योगा को लेकर। इस सेक्टर में, मेडिटेशन के क्षेत्र में मेडिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, भारत को हर एक कंट्री फॉलो करता है। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। इनका नाम है ओम प्रकाश चौटाला। हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? और ये इंडियन नेशनल लोक दल के भी लीडर थे। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 7 बार एमएलए रह चुके हैं। 7 टाइम्स एमएलए का मतलब आप जानते हो? 7 5 35। 35 साल इन्होंने राजनीति में दिए हैं अकेले एमएलए बन के। उसके अलावा तो आप भूल जाइए, कार्यकर्ता के लिए तो और भी कई साल जोड़ दीजिए। मतलब पूरे जीवन भर सिर्फ इन्होंने राजनीति करी हुई है। और राजनीति में बहुत बड़ा नाम। इसके अलावा ये हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेट 80 से लेकर साल 2005 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक नाम आपने सुना होगा, चौधरी देवीलाल। ये भारत के 6वें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्हीं के बेटे हैं ओम प्रकाश चौटाला। तो अब इनका निधन हो गया है। और इस टाइम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह सैनी। रक्षा मंत्रालय के द्वारा 7,629 करोड़ की डील करी गई है कौन सी कंपनी के साथ? और ये कंपनी इंडियन डिफेंस को K9 वज्र आर्टिलरी गन बनाकर देगी। तो इंडियन आर्मी के लिए यह पैक्ट साइन किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और यह पैक्ट लार्सन एंड टूब्रो के साथ कंसीडर किया गया है। L&T को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है 7600 करोड़ का। और इस पैसे की मदद से ये आर्टिलरी गन इंडियन आर्मी के लिए बनाकर देंगे। पुरानी बोफोर्स गन जो थी, उनसे कहीं ज्यादा एक्यूरेट हो गई ये गन। हायर एल्टीट्यूड में भी ये आसानी से चढ़ सकते हैं टैंक के ऊपर। और हायर एल्टीट्यूड्स में जाकर कोई भी टारगेट हो उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और बहुत ही क्लोजली डिस्ट्रॉय कर सकता है ये। लार्सन एंड टूब्रो, इसकी स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसके चेयरपर्सन है S.N. सुब्रमण्यम। और जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है ना, वो मंदिर भी लार्सन एंड टूब्रो के ही द्वारा बनाया गया है। और उसका ये जितने भी मानक बनाए गए थे, वो सब टाटा ग्रुप के द्वारा बनाए गए थे। भारतीय सेना के इस टाइम पे चीफ कौन है? ये हैं उपेंद्र द्विवेदी। और इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इंडियन आर्मी डे अगले महीने हम लोग मनाएंगे 15 जनवरी के दिन।
ये कौन सा देश है जो कि 2025 के पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को होस्ट करेगा? तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत को इसकी होस्टशिप मिल गई है। और 2025 में जो पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये भारत में ही आयोजित करी जाएगी। कब से कब तक? तो ये 26 सितंबर से स्टार्ट होगी अगले साल, और ये चलेगी 5 अक्टूबर तक। तो ये नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित करी जाएगी। आज तक इसका जो एडिशन है, ये 12वां संस्करण इस बार अप्लाई किया जाएगा 2025 में। तो 12वां संस्करण 2025 में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भारत में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले एशिया में ये 4 बार आयोजित करी जा चुकी है। ये कौन सा बैंक है जिसने एक फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनी M2P फिनटेक के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर ये प्रीपेड पेमेंट सॉल्यूशंस पर काम करेंगे? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए होता क्या है ना, आप लोग पेमेंट वॉलेट यूज करते हो ना, पहले उसमें अपना पैसा डाल देते हो और उसके बाद QR कोड स्कैन करके जगह जगह पर आप पेमेंट करते हो आसानी से। तो ये जो पर्टिकुलर वॉलेट वाला ऑप्शन होता है ना, इसी को बोलते हैं प्रीपेड पेमेंट सॉल्यूशन बैंकिंग टर्म में। तो इसमें और एक्यूरेसी के साथ और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ M2P फिनटेक आएगा और SBI को सपोर्ट देने का काम करेगा। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहते हैं कि उनके वॉलेट की जो भी देखरेख है, मेंटेनेंस है, वो सब M2P फिनटेक करे। SBI की स्थापना 1955 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी इस टाइम पर। और M2P फिनटेक एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है। इसकी स्थापना साल 2014 में करी गई थी। इसके चेयरपर्सन है मधुसूदन आर। HDFC बैंक 1994, ICICI बैंक भी 1994, एक्सिस बैंक 1993। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है, ICICI बैंक का हेडक्वार्टर वडोदरा है और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई है। HDFC बैंक के चेयरपर्सन है शशिधर जगदीशन, ICICI के हैं संदीप बख्शी और एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी। हाल ही में दुनिया भर के देशों की हॉकी टीम की एक रैंकिंग जारी करी गई है, जिसमें इंडियन मेंस हॉकी टीम की कौन सी रैंकिंग रही? तो भारतीय मेंस हॉकी टीम की 5वीं रैंक रही पूरे दुनिया भर में। और यहाँ पर अगर बात करें फीमेल कैटेगरी में, मतलब विमेंस हॉकी टीम की रैंकिंग की बात करें, तो उनकी 10वीं रैंक रही है पूरे दुनिया भर में। इसमें अगर बात करें तो टॉप 3 की मैं आपको बता देता हूँ। पहले मेंस इधर लिख देता हूँ। मेंस कैटेगरी में नंबर 1 पे नीदरलैंड रहा है। ठीक है, नीदरलैंड हो गया। दूसरे नंबर पे जो है ये इंग्लैंड रहा है और तीसरे नंबर पे जो है ये बेल्जियम की टीम रही है। ये टॉप 3 हो गया मेंस में। अब फीमेल अगर कैटेगरी की बात करें या विमेंस कैटेगरी की बात करें, तो इसमें नंबर 1 पे इसमें भी नीदरलैंड ही है। दूसरे नंबर पे इसमें अर्जेंटीना रही और तीसरे नंबर पे जो है ये इसमें भी बेल्जियम है। तो बेल्जियम और नीदरलैंड फर्स्ट और थर्ड पे हैं दोनों ही कैटेगरी में। बस सेकंड में आपको ध्यान रखना है, मेंस कैटेगरी में इंग्लैंड है और विमेंस कैटेगरी में अर्जेंटीना। भारत की 5वीं और 10वीं रैंक है, मेंस में 5वीं और विमेंस में 10वीं। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 जारी किया गया, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो भारत ने 39वीं रैंक सिक्योर करी है। अब देखिए इसका मतलब ये है, ये रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया भर में पर्यटन की वजह से किस देश की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है? तो इसमें नंबर 1 पे रहा है अमेरिका, USA इस बार नंबर 1 पे रहा है। दूसरे नंबर पे रहा है स्पेन और तीसरे नंबर पे जो रहा है ये रहा है जापान। चौथे नंबर पे फ्रांस रहा है और 5वें नंबर पे जो देश है ये रहा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? हमारे आसपास के कंट्रीज की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की रैंक 101 है, जो कि भारत से बहुत फार अवे है। श्रीलंका की 76वीं रैंक है और बांग्लादेश की 109वीं रैंक है। नेपाल की 105 है। मतलब हमारे पड़ोसी देशों में अगर कोई हमारे करीब है तो वो केवल चाइना है, बाकी कोई देश नहीं है। इससे पहले ये जो इंडेक्स है ये साल 2021 में जारी किया गया था, उसमें भारत की रैंक 55वीं थी, 55th। तो भारत 15 पायदान ऊपर आ गया है। भारत में पर्यटन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना सन 1995 में करी गई थी। हाल ही में भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितनी धनराशि का लोन लिया है और इस पैसे की मदद से महाराष्ट्र का जो कोस्टल बॉर्डर है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा? तो ADB से भारत सरकार ने $42 मिलियन का लोन लिया हुआ है। $42 मिलियन का मतलब हो गया करीब 355 करोड़ इंडियन करेंसी होती है।
355 करोड़ रुपए का ये लोन लिया गया है। इसकी मदद से महाराष्ट्र का जितना भी कोस्ट लाइन है उन सभी में इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाएगा ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है इस टाइम पे। अभी हाल ही में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे और उसके तहत देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र में दो लोग मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पर। इन दोनों के भी आप नाम ध्यान रखें। एक तो है एनसीपी के अजीत पवार और दूसरे हैं आपके शिवसेना के एकनाथ शिंदे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1967 में करी गई थी। माफी चाहता हूँ, 66 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला और इस टाइम पर इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु हासाकावा। एडीबी के नए प्रेसिडेंट भी अपॉइंट कर दिए गए हैं। इनका नाम है मसातो कांडा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मसातो कांडा। और इनका जो कार्यकाल चालू होगा ये आने वाले 24 फरवरी से ये कार्यकाल इनका चालू हो जाएगा। विंटर ऑफर चल रहा है। सिर्फ 50 कोड लगाकर आप मेरा जीएसजीके का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। इसकी मदद से जो फी है वो फी डायरेक्ट आधी हो जाएगी। 2024 का लास्ट ऑफर सीजन चल रहा है तो इसको आप अवेल करना ना भूलें। बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एग्जाम आप कोई भी देने जा रहे हो, जीएस का वेटेज आपको पता ही है, गेम चेंजर के रूप में काम करती है जीएस। जीएस के बिना कोई भी मेरिट बनना पॉसिबल ही नहीं है आज की डेट में। तो आप जीएस की इंपॉर्टेंस को समझें और एक ही बार में इससे पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। इस बैच की खास बात यही है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड और क्रीम कंटेंट है इसके अंदर। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साथ में। वेट बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार में आप जैसे ही बैच परचेज करते हैं 30 से 45 दिन में आप जितनी जल्दी चाहें उतनी जल्दी पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। हालांकि वैलिडिटी पूरे 1 साल की आपको मिलती है। एनटीपीसी वालों के लिए भी स्पेशल बैच लॉन्च है। इसका भी डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप केवल सेपरेट बैचेस भी अवेल कर सकते हैं, जैसे कि ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इस तरीके के बैचेस भी। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, एनटीपीसी की स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी? एनटीपीसी जिसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, कमेंट बॉक्स में जरा लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।